सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास हम कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस के लिए करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर देखिए, आज तक कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बनी है जो कि परमानेंटली चार्ज को स्टोर करके रख सके। ठीक है, आप बोलोगे बैटरी, तो बैटरी को भी बेटा आप एक खरीद करके लाइए नवा और उसको साल भर छोड़ दीजिए, अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो देर इज नॉट अ सिंगल डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्जेस फॉर अ परमानेंट बेसिस। तो कैपेसिटर भी एक टेम्पररी बेसिस में चार्ज को स्टोर करने वाला एक डिवाइस होता है। ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्जेस ऑन द टेम्पररी बेसिस। ठीक है, कैसे बनता है कैपेसिटर? तो कैपेसिटर दो कंडक्टर से मिलकर के बनता है जिसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है, सपोज दिस इज वन कंडक्टर एंड दिस इज अदर कंडक्टर और इसके बीच में ये इंसुलेटिंग मीडियम है। ठीक है, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2 एंड दिस इज व्हाट? इंसुलेटिंग मीडियम। आगे हम और मॉडिफाई करेंगे इसको। इंसुलेटिंग मीडियम अभी बीच में हमने क्या रखा? एयर है या फिर वैक्यूम है। बाद में यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर डेफिनेशन पूछे क्या है कैपेसिटर, तो अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स separated by insulating medium ठीक है, अब ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, यहां पे सपोज चलिए पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गया, तो इसको देखते हुए यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इसे मैंने क्या बोल दिया? प्लस क्यू चार्ज है इसमें, और जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे उतने ही यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो ये माइनस क्यू हो गया। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगा। तो सपोज मैंने बोल दिया इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, अच्छा अब यहां पे चार्जेस कितने इंड्यूस होंगे? तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे ये उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, द चार्ज इंड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। ठीक है, और एक बात होती है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है चार्जेस को होल्ड करके रखने की, इसी टर्म को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के लिए। दिस इज व्हाट? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बहुत बेसिक से अभी स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, इसको अभी आसमान पे लेके जाएंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आपको बता दूं कि कैपेसिटेंस जो है इंडिपेंडेंट होता है Q और V के। कैपेसिटेंस सिर्फ डिपेंड करता है इस कंडक्टर्स के शेप और साइज पे। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसकी यूनिट बता दीजिए क्या होगी यूनिट।
तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, इसका यूनिट होता है कूलम, इसका होता है वोल्ट, तो कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट, और इसी को दूसरे फॉर्म में कहते हैं फैराड। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट आपको नहीं मिलेगा, कई जगह पे मिलेगा, कई जगह पे फैराड वर्ड मिलेगा। तो याद रखिएगा कैपेसिटेंस का टर्म फैराड से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है यूनिट के साथ भी? अच्छा, कई जगहों पे आपको कुछ साइंस मिलेंगे। वेयर इज डस्टर? ओके, ठीक है, कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब देखिए, दो तरीके की आपको कैपेसिटर मिलेंगे। प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको दो टाइप का साइन मिलेगा, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, तो कैपेसिटर विथ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, एंड दिस इज फॉर कैपेसिटर विथ वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये किसके लिए है? ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस के लिए है, और ये वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए है। ठीक है, साइन याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं मैं, अब कैपेसिटर है, कैपेसिटर में ये दो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या ऐसा गोला गोला को ऐसा प्लेट के, अब देखिए कैपेसिटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सिर्फ आपको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेयर द टू प्लेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, मेटलिक प्लेट होते हैं और उनके बीच मीडियम क्या होता है, तो उनके बीच एयर होगा या वैक्यूम होगा, एक ही बात होती है, या तो फिर कोई डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं। डाई इलेक्ट्रिक की हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली, आगे धीरे धीरे ऐड अप करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या है, एयर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ाइए, इतना बढ़ा दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कि यहां के जो आयंस थे, यहां जो एटम्स थे, वो आयनाइज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट गए। और टूटने के बाद क्या होगा? टूटने के बाद होगा चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये बीच का जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, और अपनी प्रॉपर्टी ये जैसे ही खोया, प्रॉपर्टी ये कैपेसिटेंस वाली खत्म। ठीक है, तो इसको, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया कि एक हाई धीरे 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 बढ़ाते जाओ, एक बहुत ही हाई हम कर देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बीच का जो मीडियम है वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, जिसके वजह से ये अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है, और कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी पे फिर इफेक्ट पड़ता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, कम होने लगती हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ कैपेसिटर कैन विदस्टैंड विदाउट गेटिंग ब्रेक्ड इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये कैपेसिटर सह सकता है बिना ब्रेक हुए, यानी कि बिना आयनाइज हुए, ये टर्म हम यूज करेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टर्म भी आप लिख लीजिए, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ओके that a capacitor can withstand without breaking, मतलब कि बीच वाला आयनाइज हुए बिना, is called dielectric strength। ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात की हमने,
ये होता है V, पोटेंशियल की वैल्यू एयर के लिए, जब एयर बीच में होगा तो ये होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर फॉर एयर है, एयर के लिए। यानी कि दो कैपेसिटर जिनका बीच का डिस्टेंस मैंने 1 मीटर माना है, तो अगर मैं वोल्टेज यहां पे अप्लाई करूं 3 × 10⁶ वोल्ट, ठीक है, तब जाकर के आयनाइजेशन स्टार्ट होगा, ब्रेकिंग स्टार्ट होगा। उससे कम में ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है छोटी सी कहानी हमने जानी है कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो छोटी सी कहानी ये कैपेसिटर के बारे में थी। अब थोड़ा सा डिटेल हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं विद द टर्म पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये टॉपिक आज खत्म कर लेते हैं कम से कम। चलिए ठीक है, तो ये मैंने कंसिडर कर लिया दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके एक प्लेट पे मैंने चार्जेस दे दिए +Q, तो दूसरे पे चार्ज आ जाएगा -Q। ये हो गया +Q, ये हो गया -Q। ठीक है, इस प्लेट की एरिया है A, इस प्लेट की भी एरिया है A। ठीक है, आगे जाएंगे तो और मॉडिफाई करते चलेंगे, अभी तो बेसिक ही समझते हैं हम। ठीक है, अब इनिशियली ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि इसके बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है। ठीक है, इनिशियली कंसीडर द मीडियम इन बिटवीन द टू प्लेट्स इज वैक्यूम, एरिया ऑफ द प्लेट इज A, एंड सपोज D इज द डिस्टेंस इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ठीक है, D मान के चलिए इनके बीच क्या है, डिस्टेंस है। तो अब मेरे को बताइए कि चार्ज डेंसिटी फर्स्ट प्लेट पे कितना होगा। चार्ज डेंसिटी फर्स्ट प्लेट पे Q/A, पढ़ रखा है हमने सब कुछ। सेकेंड प्लेट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -Q/A। यानी कि चार्ज डेंसिटी प्लेट्स पे हम सिंपली कह सकते हैं क्या आएगा, +-Q/A। जैसा चार्ज वैसा साइन लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। सपोज ये प्लेट के इस साइड को रीजन 1 कह देता हूं, प्लेट के इस साइड को रीजन 2 कह देता हूं, और ये आपका हो जाएगा रीजन इन बिटवीन द टू प्लेट्स। इसे चलो रीजन 3 कह लेते हैं। ठीक है, तो रीजन 1 की बात करते हैं। रीजन 1 में बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटी कितना होगा, E की वैल्यू रीजन 1 में कितनी होगी। तो हमने ये तो पढ़ रखा है गॉस थ्योरम में, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर दो पैरेलल प्लेट्स की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक प्लेट का हमको याद है σ/2ε0, याद करना पड़ेगा, चीजें आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते फिजिक्स में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले के लिए, वजह से ये ऐसा हो जाएगा, इस रीजन में ऐसा, इस रीजन में ऐसा। ये E1 है, ये है माइनस में अंदर जाता है, तो ये E2, ये E2, ये E2। तो बताइए रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 - E2। तो E1 कितना हो गया, E1 क्या हो जाएगा, σ1। अब दोनों पे चार्ज तो सेम ही है, सिग्मा, क्योंकि प्लस माइनस का साइन का बस चेंज है, तो साइन अभी छोड़ दो। ठीक है, तो σ/2ε0 माइनस σ/2ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इस तरफ, 0। उस तरफ की बात करिए इन रीजन 2, तो इन रीजन 2 की अगर बात कर ले तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी E1 हो जाएगा σ/2ε0 माइनस E2 हो जाएगा σ/2ε0। फिर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब इन बिटवीन द प्लेट्स की बात करिए, यानी कि रीजन 3 बोल लेते हैं। इन रीजन 3 बताइए क्या हो जाएगा E की वैल्यू। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन, E1 भी इधर, E2 भी इधर, यानी कि σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो ये क्या हो जाएगा, σ/ε0। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। और सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन है, तो इसको हम कह सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो एक आपके पास ई का फॉर्मूला निकल करके आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, होगा क्लियर। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। अच्छा, चलिए, अब एक चीज याद रखिए कि अभी हमने क्या बोला, ये जो स्टडी कर रहे थे, इस स्टडी के दौरान मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? वो ऐसा है। अगर पॉजिटिव है इस पे तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एकदम 90 डिग्री सरफेस से 90 डिग्री पे बाहर या सरफेस से 90 डिग्री पे अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका एज होता है प्लेट का, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो थोड़ा सा रेडियली आउटवर्ड बेंड हो जाता है। ठीक है, बारीकी बता रहा हूं आपको मैं। ये सारी चीजें जो है, हमेशा आप ये अज़म करके चलेंगे कि ये हमेशा पैरेलल रहेगा, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर रहेगा प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये जो कंडीशंस है इनफाइनाइट प्लेट के लिए होता है। फाइनाइट प्लेट की बात करें तो फाइनाइट प्लेट में जो एजेस होते हैं, उन एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा रेडियली बाहर की ओर बेंड हो जाता है। ठीक है, और यही जो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम द एज ऑफ एनी प्लेट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ये टर्म अगर कहीं आपको दिखाई देता है तो आपको समझ में आ गया। फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड क्या होता है कि फाइनाइट प्लेट के आउटर एज पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, ये थोड़ा सा आउटवर्ड बेंड होता है। दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर ही होगा। चलिए, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल कितना होता है हमको पता है, फॉर्मूला E इंटू डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में D का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा कि प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहीं से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। E का हमने फॉर्मूला क्या निकाल लिया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और ये वाला D। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? V के लिए एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और हमने जाना कि कैपेसिटेंस क्या होता है किसी भी कैपेसिटर का, Q बाय V। ठीक है, अब ये V की वैल्यू को यहां उठा के रख दोगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन V का क्या हो जाएगा? Q इंटू डी। ओहो, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कट गया तो C की वैल्यू क्या आई? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V और एक फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ठीक है, आई आपको बात समझ में? तो ये अब हमने बहुत ही बेसिक सा पढ़ लिया कि कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी। नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में डाइलेक्ट्रिक, अगर इन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर था, इसके बीच में वैक्यूम की जगह अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी कैपेसिटेंस पे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसके पोटेंशियल पे, उसके चार्जेस पे, ये सारा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फेमस क्वेश्चन होता है, यहां से एक फेमस क्वेश्चन है कि डाई इलेक्ट्रिक मैंने डाला किसी कैपेसिटर में और बैटरी को कनेक्ट किया, एक बार डिसकनेक्ट किया, तो बताइए क्या होगा। तो यानी कि कैपेसिटर का भी कंसेप्ट, डाई इलेक्ट्रिक का भी कंसेप्ट और बैटरी का भी कंसेप्ट, तीनों के कंसेप्ट को मिला करके क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। तो इसलिए हम ये छोटा छोटा बेसिक को अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएंगे, फिर उसके क्लास में एक लेवल और ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चैप्टर हम जल्दी बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।